नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका संकल्प से सफलता के इस YouTube चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करती हूं। और आज हम यहां पर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहां पर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आई दृष्टि बुक पर जो बेस्ड हम करंट अफेयर्स देख रहे थे, जो हम MCQ सॉल्व कर रहे हैं, उनको आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अभी तक आपने जो पिछले पार्ट्स दे दिए जा चुके हैं, यानी कि 1 to 7 पार्ट्स आपको दे दिए जा चुके हैं, जिसमें हमने काफ़ी सारे MCQs को सॉल्व किया है। आज उस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम आपको कुछ और ज़्यादा से ज़्यादा MCQs देखने का प्रयास करते हैं। तो डेली जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आ जाता है प्रीलिम्स का, कोशिश करेंगे मैक्स टू मैक्स वीडियोस ऐसी प्रोवाइड कर दी जाए। तो ये जो MCQ जो आई दृष्टि बुक जो बेस्ड MCQs है, इसका पार्ट 8 ये है। और सुबह 10 बजे मंडे टू सैटरडे, कब तक? मंडे टू सैटरडे सुबह 10 बजे ये सीरीज आपकी आती है। इसके तत्पश्चात आप देखेंगे कि शाम को 5 बजे, ध्यान दीजिएगा, शाम को 5 बजे आई दृष्टि बुक मैं पढ़ा रही हूँ, वहाँ पर पूरी इस बुक को कवर करा रही हूँ। शाम को 5 बजे मंडे टू सैटरडे, कहाँ पर? संकल्प से सफलता के इस YouTube चैनल पर। कहाँ पर? संकल्प से सफलता के इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है संकल्प से सफलता। आप टाइप करेंगे तो मेरा लोगो फोटो आ जाएगा। इसको जो है आप फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। यहीं पर आप देखेंगे मेरा टेलीग्राम जो है, इंस्टाग्राम हैंडल है, इसको फॉलो कर लीजिए, सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज़रूर फॉलो करिए, क्योंकि यहाँ पर सारे PDF, वीडियो के लिंक्स या मेरे द्वारा जो भी पढ़ाया जा रहा है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगी। यहाँ तक स्पष्ट हो गया है? चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। और अगर शाम के 5 बजे वाली क्लास में, जिसमें मैं आई दृष्टि बुक को कवर करा रही हूँ, वो नहीं देखना शुरू किया है तो प्लीज़ जाके देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि बाकियों से बेहतर वो क्यों है, ठीक है, ताकि आप अच्छा से एग्ज़ाम दे सकेंगे, उससे आप एग्ज़ाम में जो है बैठने लायक हो पाएंगे, उसमें आप देखेंगे तो समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए, कल हमने काफ़ी कुछ प्रश्नों को कवर किया था, आज हम और प्रश्नों को यहाँ पर कवर कर लेते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित, ठीक है, कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन द नागा वॉरियर्स द बैटल ऑफ गोकुल के लेखक है? द नागा वॉरियर्स बैटल ऑफ गोकुल के लेखक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया ज्ञानेंद्र पांडे, अरुंधति रॉय, श्रीनाथ राघवन और अक्षय गुप्ता। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अक्षय गुप्ता यहाँ के इसके जो है इसका करेक्ट आंसर है क्या? अक्षय गुप्ता, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम अंदर चल के ये देख लेते हैं कि किसके द्वारा और कौन कौन सी किताब लिखी गई है, ठीक है, लेखक किसके कौन से हैं। जैसे कि द नागा वॉरियर्स जो है, द बैटल ऑफ गोकुल, अक्षय गुप्ता के द्वारा, अक्षत गुप्ता के द्वारा। मदर मैरी कम्स टू मी, अरुंधति रॉय। इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्ड इंडिया, श्रीनाथ राघवन के द्वारा। मेन एट होम, इमेजिनिंग लिबरेशन इन कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल इंडिया, ज्ञानेंद्र पांडे के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? तो ये सारी चीज़ें, जैसे जिसके लेखक कौन है, इनसे भी एक प्रश्न, 2 प्रश्न आ जाता है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद अगला है सही सुमेलित करना है, हमें सही तरीके से सुमेलित करना है कि करेक्ट क्या है। जैसे टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री, लॉरेन रॉबर्ट्स। फियरलेस, टिम विगमोर। हार्ट लैम्प, बानू मुस्ताक। दिया सलाई, कैलाश सत्यार्थी। तो इसमें से सही कोड हमें चुनना है। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, उसका सही कोड क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि द क्रिकेट और हिस्ट्री जो है आपके टिम विगमोर है। इसके बाद आपका फियरलेस जो है वो लॉरेन रॉबर्ट्स है। इसके बाद आपका हार्ट लैम्प जो है आपका बानू मुस्ताक है। दिया सलाई के कैलाश सत्यार्थी हैं, ठीक है। यहाँ तक स्पष्ट है? आइए ये देखिए, इसका आंसर है। अगला है आपका निम्नलिखित में से कितने सही सुमेलित है? जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, सही गलत का थोड़ा ध्यान रखना है, और मैच द फॉलोइंग में अगर 1-2 भी आते हैं तो आपका आंसर सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। द लाइट वी कैरी ओवर कमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स, मिशेल ओबामा। ऐसे इनके लेखक सामने दिए, हमें सही अरेंज करना है, या तो ये सही है या ये ऊपर नीचे है, ठीक है। नए भारत का सामवेद, इसके आगे दिया गया है नरेंद्र मोदी। भूत, ब्रोकेन ग्लास एंड जो ऑटोबायोग्राफी, TN सेशन। पूछ रहे कोड जो है केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई नहीं। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा, यानी कि इनमें पूछा आंसर क्या है, तो तीनों ही पुस्तक के लेखक एकदम सही तरीके से अरेंज दिए गए हैं। याद रहेगा, यहाँ रहे ये,
ठीक है। वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स पुस्तक के लेखक कौन है? बिल गेट्स, सुमन बाजपेयी, शशि थरूर, अमिताभ घोष। ठीक है, अमिताभ घोष। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी शशि थरूर। इसके बाद यहाँ पर क्या है, नई फास्टैग आधारित वार्षिक पास योजना के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए, ये फास्टैग आधारित वार्षिक पास योजना 15 अगस्त 2025 से लागू होगी। इस योजना के तहत निजी वाहन मालिक 3,000 रुपये का वार्षिक पास बनाकर बार बार टोल चुकाए बिना यात्रा कर सकते हैं, यानी बिना टोल चुकाए, बिना टैक्स भरे भी, ये टोल टैक्स भरे भी यात्रा कर सकते हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर हमें सही उत्तर चुनना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो, ना तो एक ना ही दो। इस प्रश्न का यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा आपका? नई फास्टैग आधारित की बात पूछ रहे हैं, एक सेकंड बस रुकिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पहला और दूसरा दोनों कथन यहाँ पर पूरी तरीके से ठीक है। ठीक है, ये पास जो है 1 वर्ष या अधिकतम 200 ट्रिप जो भी पहले हो जाए उसके लिए मान्य होगा। क्लियर है? चलिए, हाल ही में किस भारतीय राज्य द्वारा वर्ष 2025 से 2035 तक के ड्यूरेशन को जल विद्युत दशक घोषित किया गया? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और आपका है मणिपुर। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। सॉरी, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 2025 से 2035 तक के ड्यूरेशन को जल विद्युत दशक यानी कि डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर सॉरी आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने एयर कंडीशनर की तापमान सीमा मानकीकरण कितना रखने की घोषणा की है? 20 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, 24 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस। माफी चाहती हूँ, थोड़ा सा कोल्ड हो गया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। तो ये सारी चीजें हैं। मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, अगर छींक आती है ना तो कॉन्टिन्यूस छींक आना शुरू हो जाती है। थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरे बस में भी नहीं है ये। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल उम्मीद, क्या कौन सा पोर्टल है? उम्मीद का उद्देश्य क्या है? अल्पसंख्यकों को रोजगार से जोड़ना, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को स्कूल से जोड़ना, देश भर में वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन, देश के जनजातीय क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका? देश भर में वक्फ संपत्तियों का बेहतर मैनेजमेंट करना। इसको मैंने पढ़ाया है कल के ही आई दृष्टि का जो बुक मैं कवर कर रही हूँ, जिसमें मैंने लेक्चर नंबर 3 के अंतर्गत ये सब कवर कराया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है कि वहाँ पर जो है इस संपत्ति के अच्छे मैनेजमेंट और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के उद्देश्य से उम्मीद, अब बफ के नाम की जगह पर एक उम्मीद पोर्टल जो है खोला गया है। ध्यान रखना, लॉन्च किया गया, मैंने पढ़ाया है, डिटेल में जाके पढ़ लीजिए। हाल ही में केंद्रीय मंत्री द्वारा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा को नेवा प्लेटफॉर्म में शामिल किया गया? दिल्ली, पुडुचेरी, पंजाब और गोवा। इसका करेक्ट आंसर होगा पुडुचेरी। ठीक है, ऑप्शन बी पुडुचेरी। यहाँ पर दिया, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन द्वारा पुडुचेरी विधानसभा के लिए नेवा का उद्घाटन किया गया। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी राष्ट्र ई विधान एप्लीकेशन में शामिल होने वाला देश का 29वां विधानमंडल बन गया है। ठीक है, 29वां विधानमंडल बन गया है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली नेवा को लागू करने वाला 28वां विधानमंडल है। नेवा क्या है? 100% सेंट्रल द्वारा वित्त पोषित केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय की परियोजना है, जिसका उद्देश्य क्या है? देश में कागज रहित डिजिटल विधायी प्रक्रिया बनाना है। कागज रहित और डिजिटल विधायी प्रक्रिया बनाना है। और 2022 में आप देखेंगे नागालैंड विधानसभा राष्ट्र ई विधान एप्लीकेशन नेवा, क्या नाम है? ई विधान एप्लीकेशन नेवा को लागू करने वाली पहली राज्य विधानसभा है। कौन है? नागालैंड। याद रहेगा? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पर 16वीं एशियाई शेर गणना के संबंधित कौन से कथन सही है? यहाँ पर ऑप्शन ए, गुजरात में एशियाई शेरों की अनुमानित संख्या में पिछली गणना 2020 की तुलना में वृद्धि हुई है। ऑप्शन 2, गुजरात का गिर वन दुनिया में इस प्रजाति का अंतिम निवास स्थान है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। ठीक है, 16वीं एशियाई, यहाँ पर क्या पूछ रहा है? 16वीं एशियाई शेर गणना। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा।
और गणना के अनुसार वयस्क नर की संख्या वयस्क मादा से कम है, जो भविष्य में और वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, और वृद्धि को दर्शाता है। हाल ही में रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में कौन सा राज्य अग्रणी रहा है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो आपका राजस्थान रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद महाराष्ट्र है, फिर आपका दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, फिर आपका पश्चिम बंगाल है, फिर आपका उत्तर प्रदेश है चौथे नंबर पर। तो फोर्थ पोजीशन पर रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में फोर्थ पोजीशन पर यूपी है। ध्यान रखना है क्योंकि आप यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, श्रीलंका विश्व में चाय का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। दूसरा क्या है? केन्या विश्व में चाय का शीर्ष निर्यातक देश है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि कौन सा श्रीलंका में जो है ऑप्शन बी, यानी कि केवल दो कथन यहाँ पर, दूसरा वाला ठीक है और पहला गलत है। ठीक है, दूसरा ठीक है, पहला गलत है। यहाँ पर चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में रिकॉर्ड 255 मिलियन किलोग्राम चाय निर्यात के साथ श्रीलंका को पीछे छोड़कर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया है। केन्या शीर्ष चाय निर्यातक देश है। ठीक है, केन्या शीर्ष चाय निर्यातक देश है। हाल ही में किस राज्य द्वारा देश का पहला डिजी वन फॉरेस्ट स्टैक ऐप विकसित किया गया है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, केरल। महाराष्ट्र क्या है? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आपका क्या है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, नहीं एक्चुअली यह पश्चिम बंगाल होना चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए एक सेकेंड रुक जाइए, मैं क्रॉस चेक कर लेती हूँ। महाराष्ट्र, कर्नाटक और एक सेकेंड, प्लीज गिव मी अ सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, यही है, नहीं करेक्ट है। ऑप्शन बी इसका जो है राजस्थान इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ऑप्शन बी, अच्छा तभी कंफ्यूजन था ये। ऑप्शन बी, फिर ऑप्शन सी। हालांकि आंसर इसका ऑप्शन बी दिया गया क्योंकि राजस्थान को नीचे लिख दिया गया है, तो ऑप्शन सी सही है। फिलहाल राजस्थान ठीक है, यही मैटर करता है। ठीक है, डिजी वन फॉरेस्ट स्टैक ऐप का शुभारंभ किया गया है। और हाल ही में फायरसेट उपग्रह किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, रुकाई, स्काई रूट और गूगल। स्काई रूट और गूगल, ऑप्शन डी गूगल के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी गूगल के द्वारा। आइए, फायरसेट उपग्रह गूगल द्वारा इस उपग्रह का पहला प्रक्षेपण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ये उपग्रह कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई की मदद से वन आग्नेय, जो वन में जो ज्यादातर देखेंगे आग लग रही है, उनको पहचान करने, उनका पता लगाने के लिए डिजाइन इसको किया गया है। ठीक है, तो याद रखना है ये। हाल ही में किस पहले भारतीय राज्य ने अपने उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की? केरल, कर्नाटक, असम। ठीक है, केरल, कर्नाटक, असम, उत्तर प्रदेश। तो असम ने की है उपग्रह को लॉन्च करने की जो है घोषणा, असम ने की है। ठीक है, असम सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक परियोजनाओं और सीमाओं की निगरानी के लिए डाटा एकत्र करने के लिए असम सेट उपग्रह को प्रक्षेपित करने की घोषणा की गई है। इस पहल के साथ असम अपना उपग्रह लॉन्च करने वाला भारत का कौन सा राज्य बन गया है? पहला राज्य बन गया, फर्स्ट स्टेट है जिसने ऐसा लॉन्च किया है। ठीक है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, पहली जहां पर आ रहा है ना, उस प्रश्न को तो ये समझ लीजिए कि वहां से संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस मार्ग पर शुरू की जाने वाली है? मुंबई अहमदाबाद रूट, जींद सोनीपत रूट, कालका शिमला रूट, मुंबई गोवा रूट। तो देखते हैं कि कौन से पे ये शुरू करने की बात की जा रही है। आप देखेंगे ऑप्शन बी जींद सोनीपत रूट। ठीक है, जींद सोनीपत रूट। तो ये पहली हाइड्रोजन ट्रेन होगी। ये ट्रेन चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोकरा कलाकृति फ्रांस के राष्ट्रपति को भेंट की है। ये कलाकृति किस राज्य की प्रसिद्ध धातु ढलाई परंपरा से जुड़ी हुई है? तेलंगाना, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ठीक है, और इसके दौरान जो है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भेंट फरवरी 2025 में नरेंद्र मोदी डोकरा कलाकृति के दौरान यहाँ पर देखा गया है। डोकरा कला जो है छत्तीसगढ़ की एक प्रसिद्ध धातु ढलाई परंपरा से जुड़ी हुई है। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहे मत्स्य 6000, मत्स्य 6000 से संबंधित कौन से कथन सही हैं? ठीक है, तो ऑप्शन ए समुद्रयान परियोजना के तहत विकसित मत्स्य 6000 3 व्यक्तियों को समुद्र के भीतर 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है, पहला।
दूसरा है मत्स्य 6000 का डिजाइन, इसका विकास कार्य राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई द्वारा किया जा रहा है। और हमें यहाँ पर क्या करना है, सही उत्तर चुनना है। आपके सामने क्या दिया गया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर कह रहे हैं कि दोनों कथन यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट है। ठीक है, इस प्रश्न के अनुसार यहाँ क्लियर है। और इसका विकास कार्य हमने देखा राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई द्वारा किया जा रहा है। अगला है भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र का नाम है सृजनम, त्वरित, शुद्धता, स्वक्षम। सृजनम, त्वरित, शुद्धता, स्वक्षम। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर होगा सृजनम। आइए इसको देख लेते हैं, पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र को। ठीक है, हाल ही में एम्स नई दिल्ली में भारत के पहले स्वदेशी संचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र का शुभारंभ किया गया है। एम्स ऑडिटोरियम में आयोजित एक समारोह में मंत्री ने सृजनम नामक स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार रिग को आधिकारिक तौर पर राष्ट्र को समर्पित किया है। ठीक है, हाल ही में जोमेटो ने अपना कॉर्पोरेट नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की, इटर्नल लिमिटेड, कॉर्पो लिमिटेड, मेगाकार्ट और डिजी कॉमर्स। ठीक है, इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा, इटर्नल लिमिटेड। इटर्नल लिमिटेड, ठीक है, इटर्नल लिमिटेड घोषणा कर दी गई है। इसके बाद अगला है, हाल ही में किस देश में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त घोषित किया है, नाइजर, गिनी, सूडान, चिली। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या होगा, यहाँ पर गिनी ने इसको समाप्त घोषित किया, किसको, अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस को। ठीक है, ऑप्शन बी। यहाँ पर WHO ने गिनी को मानव अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमियासिस के गैम्बियंस रूप को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने के लिए बधाई दी है। गिनी में फैलने वाला एकमात्र प्रकार का मानव अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमियासिस का ये रूप देश में समाप्त होने वाला पहला उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है। ठीक है, देखिए, किस कंपनी ने हाल ही में भारत में उड़ने वाली पहली टैक्सी का अनावरण किया है, स्पेसएक्स, सरला एविएशन, प्रिज्म एविएशन, गगन एविएशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सरला एविएशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, तो सरला एविएशन भारत की पहली स्वदेशी फ्लाइंग टैक्सी, शून्य का क्या नाम है उसका, शून्य। ये क्या है, फ्लाइंग टैक्सी है, ध्यान रखना है। इसमें ये 6 यात्री को ले जाने वाली इलेक्ट्रिक टैक्सी होगी जो 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 160 किलोमीटर तक उड़ान भर सकती है। 2028 में बेंगलुरु में शुरू होकर ये फिर मुंबई और फिर दिल्ली आदि में सेवाएं भी मुहैया कराएगी। ठीक है, वर्ष 2024 में साइबर हमलों का शिकार होने वाला सबसे लक्षित देश कौन सा है, भारत, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना। भारत, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका और चाइना। तो यहाँ पर यूएसए आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, और इस रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका 140 हमलों के साथ शीर्ष पर है। इसके बाद भारत 95 हमलों के साथ दूसरे स्थान पर, इजराइल 57 हमलों के साथ तीसरे स्थान पर है। तो याद रखना है। ठीक है, क्लाउडसेक के थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 के अनुसार ये हमें पता चलता है। तो क्लाउडसेक का जो रिपोर्ट आती है, थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 के अनुसार हमें ये पता चला है। दूसरा सबसे बड़ा लक्ष्य देश बन गया है साइबर हमलों में भारत। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में तीसरे रॉकेट लॉन्च पैड की स्थापना के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। पहला है, इसकी स्थापना श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में की जाएगी। ठीक है, दूसरा है, इस परियोजना के लिए कुल खर्च 3984.86 करोड़ रुपए अनुमानित है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है, केवल एक, केवल दो। ठीक है, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो, ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन यहाँ पर पूरी तरीके से सही कारगर साबित हो रहे हैं। ठीक है, 48 महीनों के भीतर इसका निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना के लिए लगभग इतने रुपए, करोड़ रुपए अनुमानित खर्च होने की बात है, जिसमें लॉन्च पैड और संबंधित जो जितनी भी सुविधा है उनको स्थापित करना इसमें शामिल है। अगला है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड से संबंधित कौन से कथन सही है। पहला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया। पल्ले गंगा रेड्डी को इस बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर हमें चुनना है। ठीक है, इस प्रश्न का केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो केवल दो, यानी कि दूसरा कथन यहाँ ठीक है जबकि पहला गलत है। आइए
इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया गया है और पल्ले गंगा रेड्डी इसके पहले अध्यक्ष चुने गए हैं, किया गया है उनको। बोर्ड का मुख्यालय अगर देखा जाए तो तेलंगाना के निजामाबाद में स्थापित किया गया है। ठीक है, भारत के पहले बाल कैंसर अस्पताल की आधारशिला कहाँ रखी गई? पटना, मुंबई, जयपुर, महाराजगंज। पटना, मुंबई, जयपुर, महाराजगंज। ऑप्शन ए पटना में की गई है। ठीक है, ऑप्शन ए पटना में की गई है। और ये महावीर बाल कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी गई किसके द्वारा? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। और ये भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल होगा, 2024 में इसको किया गया था। विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल रूपांतरण संयंत्र किस कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है? अडानी समूह, ठीक है, एनटीपीसी, रिलायंस समूह, टाटा पावर। तो किसके द्वारा किया गया है ये? तो एनटीपीसी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में भारत के सबसे बड़े विद्युत उत्पादक कंपनी एनटीपीसी ने अपने 50वें स्थापना दिवस के अवसर पर विंध्याचल संयंत्र में दुनिया के पहले CO2 कैप्चर संयंत्र और CO2 से मेथनॉल रूपांतरण संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। एनवायरमेंट शिप इंडेक्स प्लेटफॉर्म पर प्रोत्साहन प्रदाता के रूप में सूचीबद्ध होने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बना? दीनदयाल पोर्ट, कोचीन, मोरमुआगो और चेन्नई। ठीक है, और चेन्नई। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, यानी कि मोरमुआगो। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्पष्ट है? स्पष्ट हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पर ये भारत का पहला ऐसा बंदरगाह जिसने ASI के अंतर्गत ग्रीन शिप इंसेंटिव लागू किए हैं। ठीक है, 17वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया है? ब्राजील, चीन, पेरिस, कनाडा। कहाँ किया गया है बताइए? शायद मैं ये प्रश्न आपको करवा भी चुकी हूँ मेरे ख्याल से। चलो, पेरिस में किया गया है। ठीक है, प्रैक्टिस ही हो रही है, अच्छा है। जितना प्रैक्टिस होगी उतना निखरेंगे हम, उतना समझेंगे हम चीज़ों को। मध्य पेरिस, फ्रांस में किया गया है। ठीक है, 17वीं, इसके बाद है 17वीं ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों से संबंधित कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए, पैरालंपिक 2024 पैरालंपिक खेलों के आधिकारिक शुभंकर का नाम द फ्रीज था। इसके बाद है ऑप्शन 2, सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे। ऑप्शन 3, भारत ने 7 स्वर्ण पदक सहित 13 पदक जीते हैं। कोर्ट से सही उत्तर देना है 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या होगा आपका? ठीक है, 17वीं ग्रीष्मकालीन की जो ये बात कर रहे हैं वो है आपका 2024 पैरालंपिक खेलों में। ठीक है, ऑप्शन ए पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, देखते हैं भारत ने कितने पदक जीते। भारत ने, देखिए, पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारत ने 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य, यानी कि टोटल 29 पदक हासिल किए हैं। ठीक है, तो ये तो पूरी तरह गलत है क्योंकि कह रहे हैं कि 7 स्वर्ण है, 9 रजत है, 13 कांस्य है, फिर मिलाकर उनको 29 पदक जीते हैं। बाकी की चीजें समझ आ गई हैं। इसके बाद है 17वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों से संबंधित विजेताओं और खेलों को सही सुमेलित करना है। एक यहाँ पर पैरा एथलीट एक साइड दिया गया, दूसरी तरफ खेल दिया गया। जैसे अवनी लेखरा के सामने पैरा एथलेटिक्स, सुमित अंतिल के सामने पैरा तीरंदाज, हरविंदर सिंह के सामने पैरा बैडमिंटन, नीतीश कुमार के सामने पैरा निशानेबाजी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा, है ना? इसका सही उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए इसको समझते हैं। जैसे अवनी लेखरा पैरा निशानेबाजी, सुमित अंतिल पैरा एथलेटिक्स, फिर इसका हरविंद सिंह जो है पैरा तीरंदाज, इसका नीतीश कुमार पैरा बैडमिंटन। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एरा करेक्ट आंसर। फिर है 33वें ग्रीष्मकालिक ओलंपिक खेल से संबंधित कौन सा कथन सही है? भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल में 117 एथलीट शामिल हैं। गगन नारंग भारतीय दल के प्रमुख थे। वर्ष 2024 में ओलंपिक खेलों में भारत एक रजत और 5 कांस्य सहित कुल 6 पदक जीतने में सफल हुआ। केवल 1, 2 और 3। ठीक है, केवल 1, 2 और 3, 1 और 2, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सारे कथन आपके पूरी तरह से करेक्ट हो जाते हैं, पूरी तरह से करेक्ट हो जाते हैं। क्लियर है?
चलिए 33वें ग्रीष्मकालिक ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? पीवी सिंधु और मेरी कॉम, पीआर श्रीजेश और मनु भास्कर, अमन सहरावत और मनु भास्कर, स्वप्निल कुसाले और नीरज कोपा। ठीक है, स्वप्निल कुशाले और नीरज कोपा यहाँ पर। ठीक है, ये 33वें ग्रीष्मकालीन की जो बात कर रहे हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, पीआर श्रीजेश और मनु भास्कर। क्लियर है? यहाँ पर ये भारतीय हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश और स्टार निशानेबाज मनु भास्कर समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे। और इस ओलंपिक खेलों का जो 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन है संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में 2028 में किया जाएगा। ठीक है, 2028 में होगा, ध्यान रखना है। इसके बाद 9वें आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 के संदर्भ में कौन से कथन सही है? दक्षिण अफ्रीका में पहली बार विश्व कप फाइनल में जगह बनाई। जसप्रीत बुमराह को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। सही उत्तर चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट है। ठीक है, पहली बार विश्व कप में फाइनल में जगह बनाई और फाइनल मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से पराजित कर दिया। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को टूर्नामेंट का सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। ठीक है, 18वें इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया? वानखेड़े स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ए चिदम्बरम स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम। आई थिंक बी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, आपका ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया है। ठीक है, अहमदाबाद में खेला गया है। ये स्टेडियम वही है जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु विजेता रहा है और टाइटल प्रायोजक जो है टाटा ग्रुप रहे हैं। आज के लिए इतना करते हैं, फिर इसके बाद आप देखेंगे कि कल हम जो हैं सुबह 10 बजे, कल क्या है आपका? सैटरडे है ना, कल और ये आपकी क्लास आएगी, यानी कि मंडे टू सैटरडे ये क्लासेस रहेंगी आपकी। और जिन लोगों ने पुराने नहीं देखे हैं क्लासेस को, उसको जाके देखिए, क्योंकि सुबह 10 बजे ये क्लास आपकी आ जाती है। और इसके बाद आप देखेंगे कि शाम को 5 बजे आई दृष्टि की बुक को मैं वहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ। तो अभी हमने पार्ट 8 अपने एमसीक्यूज का कर लिया है, तो अब जाइए, शाम को जो आज क्लास आएगी आई दृष्टि बुक पर बेस्ड जो मैं सारी चीज़ें पढ़ा रही हूँ, उस बुक को वहाँ पर पढ़ा रही हूँ, वो जाके ज़रूर देखिएगा। मंडे टू सैटरडे वो भी शाम को 5 बजे मिलेगी। उसके 3 लेक्चर्स अभी तक अपलोड हो गए, जिसमें मैंने सारा राष्ट्रीय परिदृश्य कंप्लीट करा दिया है, तो उसको जाके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इस लेक्चर को यहाँ पर समाप्त करते हैं। शाम को फिर 5 बजे मिलते हैं और फिर रात में लाइव 8 बजे मेरी क्लासेज आती है, जिसमें मैं करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक पोर्शन पढ़ाती हूँ, चाहे वो द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, पीआईबी हो, और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही मददगार साबित होगा। तो आइएगा, एक बार देखिएगा उसको। चलिए, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।